सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे जिससे मेरा कमेंट सेक्शन और मेरा सर इस टाइम पर भरा हुआ है, यानी कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट। अब देखो, हेयर लॉस और बॉल्डनेस की जो प्रॉब्लम है ये 85% लगभग मेन को होती है 50 की उम्र तक आते आते, एंड इसमें से 66% मेन जो होते हैं उनको 35 की एज में ही ये प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पर अपने सर पे दिखाई देनी शुरू कर जाती है। किसी की टांड पे से बाल चले जाते हैं और किसी के साइड के खंभों पे से बाल चले जाते हैं, लेकिन ये जाते जरूर हैं, ठीक तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड की तरह। अब इतने सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी बात यहां पर ये है कि कोई भी असली बात इसके बारे में करना नहीं चाहता, अपनी प्रॉब्लम किसी से कोई डिस्कस करना नहीं चाहता। लेकिन मैं यहां पर ऐसा नहीं करूंगा। अपनी हेयर लॉस की प्रॉब्लम और अपना पूरा ट्रांसप्लांट, ये सब कुछ आपको यहां पर आज मैं बताने वाला हूं। अब दो टाइप की जनता होने वाली है। पहली जनता वो जो सच में इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, जिसको जानकारी चाहिए, जो मुझे ईमेल कमेंट करके कह रहे हैं कि भैया कहां से कराया, कहां से नहीं कराया। दूसरी वो जनता है जो मजाक और मस्खरी करने का काम करेगी, लेकिन ट्रस्ट मी भाइयों, मजाक मस्खरी करते करते ही निकल लेते हैं किसी टाइम पर भी बाल। मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था यहाँ पे। तो जैसा आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है पौरुष शर्मा और आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा आपको, अपने हेयर लॉस के बारे में आपको बताऊंगा, या फिर कहा जाए कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में खुल करके यहाँ पर बात करने वाला हूँ, विदाउट एनी फिल्टर्स। अब सबसे पहली चीज निकल कर यहाँ पर आती है कि हेयर फॉल, हेयर लॉस या फिर बॉल्डनेस आखिरकार होती क्या है। अब वैसे तो इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि आप किसी मेडिकेशन पर हो, आप बहुत भयंकर स्ट्रेस में हो, आपके साथ कोई मेडिकल कंडीशन यहाँ पर चल रही है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा सिचुएशन जो यहाँ पर देखी जाती है वो है जेनेटिकल हेयर लॉस। मतलब आपके बाप दादा जिनको आपको आशीर्वाद देना चाहिए, वही आपका मैदान साफ करके जाते हैं यहाँ पर। अब अगर आप किसी बहुत सीरियस हेवी मेडिकेशन पे हो, या फिर आपको कोई बहुत बड़ी, भगवान ना करे, बीमारी हो जाए, लेकिन अगर हो गई है, अगर उस केस में आप हो तो आपका हेयर लॉस वापस यहाँ पर रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर ये जेनेटिकल हेयर लॉस है, अगर आपके बाप दादाओं ने आपके ऊपर कृपा यहाँ पर कर दी है, तो आपको मुबारक हो कि कोई भी नहीं बचा सकता है। अभी जेनेटिकल हेयर लॉस जो है ये भी अपने आप में काफी ज्यादा जादुई, काफी महान चीज है। मुझे जेनेटिकल हेयर लॉस है और ये मुझे बात पता ही नहीं थी, एंड बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं चलती है। उसका रीजन ये होता है कि उनके पापा के सर पे बहुत सारे बाल होते हैं और उनको लगता है कि जेनेटिकल हेयर लॉस ये तो हमें होने नहीं वाला। लेकिन बाद में पता चलता है कि मेरे ताऊजी बहुत जल्दी गंजे हो गए थे, या फिर मेरे दादाजी या फिर उनके भाई वो बिल्कुल गंजे हैं और बहुत ही अर्ली एज में वो गंजे हो चुके थे। ये काफी लेट आपको आते आते रियलाइज होता है, एंड तब तक सारी कहानी यहाँ से छूट चुकी होती है। अब देखो, मैं हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला था, मेरे दिमाग में नहीं था हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाने वाला था टू हेयर ट्रांसप्लांट कराया मुझे 20 दिन हो गए। आखिरकार इस जर्नी के बीच में कैसे हुआ और मैंने क्यों हेयर ट्रांसप्लांट कराया, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे ना, सारे के सारे आज क्लियर हो जाएंगे यहाँ। सबसे पहले अपनी कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मेरे घर में मैंने कभी किसी को देखा नहीं था, मतलब अपने पापा को नहीं देखा था, ताऊजी से हमारी कोई बहुत ज्यादा मिलना जुलना बातचीत नहीं थी, एंड दादाजी जो थे मेरे, वो मेरे पापा जब 6-7 स्टैंडर्ड में थे तभी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अपने दादाजी को भी हमने कभी नहीं देखा था। तो मेरे ख्वाबों ख्यालों में चीज कहीं पर भी नहीं थी कि मुझे मेल पैटर्न बॉल्डनेस यहाँ पर हो सकती है, या फिर मेरे जेनेटिक्स के अंदर है कहीं यहाँ पर बॉल्डनेस होना। लेकिन ऐसा था, मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसी चीज थी। एंड यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने शुरुआत से अपने बालों का ध्यान कभी भी नहीं रखा। मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन मम्मियों की बातें सुनता कौन है आखिरकार। मेरे बाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी हुआ करते थे, एंड इसकी कुछ फोटोज भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। कॉलेज टाइम की फोटोज हैं। इनफैक्ट कॉलेज के बाद तक भी 2014-15 तक भी मेरे बाल काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन 2015 के बाद से मेरे बालों की कहानी यहाँ पर चेंज होनी शुरू हो गई। मेरी पहले जो हेयरलाइन है वो एक साइड से पीछे जानी शुरू हुई। अब जब तुम बहुत ज्यादा जवान होते हो तो तुम्हारे को लगता है अरे ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, मेरे पापा के इतने बाल है, मेरे भी इतने बाल तो होने वाले, मैं तो गंजा नहीं होने वाला यहाँ पे। लेकिन रियलिटी उसके बाद तुम्हारे को हिट करती है। वो हेयरलाइन जो है धीरे धीरे और पीछे जाने लग जाती है, एंड वही चीज मेरे साथ यहाँ पर हुई। 2016 में मेरी हेयरलाइन दोनों तरफ से काफी ज्यादा पीछे जाने लगी। उस टाइम पर मैं पहली बार जाके डॉक्टर से मिला। उन्होंने मुझे माइनॉक्सिडिल नाम की एक दवा दी। अब जो माइनॉक्सिडिल होती है आज के डेट में खाने की भी आती है, लेकिन पहले सिर्फ टॉपिकल यानी कि लगाने की माइनॉक्सिडिल आती थी, एंड वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती थी। उसका टेक्सचर बड़ा चिपचिपा सा होता था, उसको पूरे सर में लगाने में एक भयंकर लेवल की इरिटेशन होती थी, और अगर गर्मियां होती थी तो भैया लगाई ही नहीं जाती थी। अल्टीमेटली मेरे साथ हुआ यहाँ पर ये कि मैंने माइनॉक्सिडिल को लगाया, लेकिन बीच में ही लगाना छोड़ दिया। माइनॉक्सिडिल के साथ ये सिचुएशन है कि अगर तुम्हारे को रिजल्ट्स देखने हैं, अगर अपने बालों को तुम्हारे को बचाना है, जितने भी तुम्हारे सर पे हैं, तो तुम्हारे को कम से कम 6-7 महीने उसको लगाना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट आते हैं। एंड ज्यादातर लोग ये 6-7 महीने माइनॉक्सिडिल नहीं लगा पाते, बीच में वो छोड़ देते हैं, एंड माइनॉक्सिडिल की वजह से जो उनके बाल आते हैं वो भी उसके बाद चले जाते हैं।
अल्टीमेटली और भयंकर लेवल का यहाँ पर हेयर लॉस हो जाता है। ले देके 2019 2020 आ गया और 2019 2020 तक मैंने अपने काफी सारे बाल लूज कर दिए थे। अब तुम सोचोगे कि नहीं यार, हमने तो अभी थोड़े दिन पहले तक देखा है कि आपके सर पे काफी बाल थे। देखो, आपने मेरे सर पे देखे होंगे, लेकिन वो सारे के सारे बाल नहीं थे। मेरा हेयर लॉस काफी मेजर लेवल पर पहुंच चुका था 2021 में, जिस टाइम पर सेकंड कोविड आया था। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि मुझे अपने बालों को छुपाने का सही तरीका मिल चुका था एंड उसकी वजह से मेरा हेयर लॉस जो है वो दिखाई नहीं यहाँ पर देता था। अब जब 2021 में मेरे को भयंकर लेवल का हेयर लॉस हो गया, मेरी हेयर लाइन ऑलरेडी यहाँ पर गायब हो चुकी थी और आपको इसकी फोटोज भी देखने को मिल ही रही होंगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर कोशिश करी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स अपनाने की, लेकिन फिर से क्योंकि मेरा काम इस टाइप का है कि मुझे रोज कैमरे को फेस करना होता था, तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं कर पाता था। रेगुलरली मैं लगा ही नहीं पाता था बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एंड इसी वजह से मेजरली मेरा हेयर लॉस जो है वो अंदर ही अंदर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था एंड और अग्रेसिव हो रहा था जैसे जैसे मेरी एज और ज्यादा आगे बढ़ रही थी। फिर 2024 के आसपास एक ऐसा टाइम आया जहां पर मेरा हेयर लॉस बीच में एक जगह पर रुक गया, लेकिन ऑलरेडी मेरा हेयर लॉस इतना ज्यादा लेवल पर पहुंच चुका था कि रुकने का भी कोई फायदा नहीं था। मैदान पूरी तरीके से ऑलरेडी साफ हो ही चुका था, यहाँ पर क्रिकेट पिच बन चुकी थी ऑलरेडी यहाँ पे। अब इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं हेयर लॉस के और मेरा जो हेयर लॉस था वो 2021 के मिड तक ही स्टेज 5 तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। मतलब बस क्या ही मैं बताऊं, सब कुछ तहस नहस और नेस्तो नाबूद हो चुका था सर के ऊपर मेरे। अब अगर स्टेज 5 का किसी को हेयर लॉस हो जाता है तो उसके बाद उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है और वो होता है हेयर ट्रांसप्लांट। मतलब आपके सर पे जो बाल हैं आप उनको बचा सकते हो PRP करवा के या फिर एक्सोसोम करवा के या फिर कुछ भी करवा के, लेकिन अगर आपकी हेयर लाइन गायब हो गई और फिर सब कुछ मतलब गायब हो ही चुका है, तो आपको अपनी हेयर लाइन को रिस्टोर करने के लिए और थोड़े से मैदान को उगाने के लिए, वहां पर खेती लाने के लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ता है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट जो है ये कोई एरी गहरी चीज नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट सुनने के साथ ही बंदे को थोड़ा सा ट्रॉमा हो जाता है एंड बंदा एकदम से डिनाइल में चला जाता है। मेरे साथ भी सेम चीज हुई। जब मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, उसके बाद से भी मुझे अपने आप को हेयर ट्रांसप्लांट कराने में लगभग 7 महीने लग गए रेडी करने में। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हेयर ट्रांसप्लांट कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट लगाओगे अपने सर के ऊपर रोज लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे सर में इंजेक्शन लगाए जाएंगे, तुम्हारे सर के ऊपर एक सर्जरी यहाँ पर करी जाएगी एंड बहुत सारे लोग यहीं पर ही बैकआउट कर जाते हैं। उनको लगता है कि भैया हमसे तो ये चीज नहीं होने वाली। अब मैं इन 8 महीनों में क्यों और कैसे कन्विंस हुआ ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट आखिरकार होता क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट में होता यहाँ पर ये कि आपके पीछे यानी कि डोनर एरिया से, सेफ डोनर एरिया से कुछ बाल लिए जाते हैं, फॉलिकल्स, और उनको आपके स्कैल्प पर लगा दिया जाता है। एक सही तरीके से लगाया जाता है जिससे कि वो एक वॉल्यूम को ऐड करने का काम करे, एक तरीके से आपकी हेयर लाइन को वापस रिस्टोर करने का यहाँ पर काम किया जाता है, आपको वापस एक बालों वाला लुक यहाँ पर देने का काम किया जाता है। ये सारे के सारे बाल आपके अपने ही होते हैं। कई लोगों के जिनके पीछे का एरिया हेल्दी होता है, यहाँ पर हेल्दी बाल होते हैं, वहां से डोनर एरिया बनाया जाता है। कई लोगों के पीछे के अलावा साइड से भी यहाँ पर डोनर एरिया बनाए जाते हैं और वहां से भी बाल लेकर और यहाँ पर स्कैल्प के ऊपर लगाए जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस सिंपल होता है। आपके ही बालों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सेफ डोनर एरिया में से एंड उसके बाद आपकी स्कैल्प के ऊपर इनको इम्प्लांट किया जाता है अपने प्रोसीजर से। अब ये तो होता है हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर। अब पीछे से बाल निकालते हैं, आगे लगाते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्या ये पेनफुल होता है। तो जितना यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किया और मेरी सर्जरी यहाँ पर 2 दिन चली, तो मुझे इससे पता चला कि इसमें बहुत ही मिनिमल पेन्स होते हैं, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस है और वो कंडीशंस क्या है ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। तीसरा सवाल ये आता है कि यार बहुत सारे मिसहैपनिंग्स हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले कानपुर में एक केस हुआ था जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 2 लड़के थे, उनकी मृत्यु हो गई थी एंड इस तरीके की बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। इनफैक्ट जब आप घर में जाके इसके बारे में बात करते हो तो पापा मम्मी तो भैया आपकी क्लास ही पूरी लगा देते हैं कि नहीं कराने की कोई जरूरत नहीं है, देखो कितने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं इससे। तो क्या इससे इतनी बड़ी कोई मिसहैप हो सकती है? तो इसका जवाब यहाँ पर आता है कि हाँ, मिसहैप हो सकती है, लेकिन तभी मिसहैप हो सकती है अगर तुम्हारा प्रोसीजर कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है। एंड यही सबसे बड़ी सिचुएशन भी है। मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा था पहली बार जनवरी में, उसके बाद मैंने यहाँ पर रिसर्च करनी शुरू करी, उसके बाद मैंने अलग अलग क्लिनिक्स को यहाँ पर विजिट करना शुरू किया एंड इसी के बीच में मैंने विजिट किया यहाँ पर इवॉल्व्ड हेयर रिस्टोरेशन क्लिनिक गुड़गांव में। जिस टाइम पर मैं अपने होमवर्क कर रहा था और अलग अलग क्लिनिक्स को विजिट कर रहा था, उस टाइम पर मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था ये हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसी के बीच में मैंने इवॉल्व्ड हेयर रिस्टोरेशन क्लिनिक को भी विजिट यहाँ पर किया था एंड जितने भी क्लिनिक्स मैंने विजिट यहाँ पर किए थे उनमें से सबसे ज्यादा कन्विंसिंग या फिर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो मुझे साउंड कर रहे थे वो इवॉल्व्ड वाले ही साउंड कर रहे थे। अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ है कि इवॉल्व्ड हेयर रिस्टोरेशन के साथ मैंने दोबारा यहाँ पर मीटिंग करी और 1-2 नहीं बल्कि 3 बार मैंने इनके साथ मीटिंग करी। इसी बीच मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक वाली कंट्रोवर्सी हो गई जिसकी वजह से 1 महीने सब कुछ चीजें मेरी टल गई यहाँ पे, नहीं तो 1 महीने पहले ही मैं सर्जरी यहाँ पर अपनी कराने वाला था। अब जैसे मैंने बताया कि मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था, उसके बाद मैंने जब इनके साथ मीटिंग्स करी, 2-3 मीटिंग्स करी एंड उसी टाइम पे मुझे इवॉल्व्ड हेयर रिस्टोरेशन से ही पता चला कि मिसहैप हो जाती है अगर ये प्रोसीजर कोई डॉक्टर नहीं कर रहा होता। देखो सिस्टम यहाँ पर ये है
कि हेयर ट्रांसप्लांट की एक नहीं अनेकों दुकानें खुल चुकी है और बहुत सारियों पे मैं भी यहाँ पे गया था। सबके दाम अलग अलग है, लेकिन ज्यादातर जो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले लोग हैं वो क्वालिटी पे नहीं बल्कि क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे होते हैं। इस क्वांटिटी पे ध्यान देने के चक्कर में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ऑपरेशन यहाँ पर कर दो, इसके चक्कर में डॉक्टर्स के अलावा वहां पर सब लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, यानी कि टेक्नीशियन लोग तक वहां पर सर्जरियां कर रहे होते हैं। अब इसको कहा यह जाता है कि डॉक्टर की सुपरविजन में करी गई, लेकिन ज्यादातर जो सर्जरीज होती है उनमें डॉक्टर का कोई सुपरविजन भी नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर के साइन मार दिए जाते हैं ऐसी हवाई तरीके से। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप कहीं से हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो वहां पर डॉक्टर्स ही हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, क्योंकि अगर डॉक्टर्स की सुपरविजन में कुछ हो रहा होता है तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्मूथली यहाँ पर होता है, जैसे कि मेरा भी पूरा प्रोसीजर यहाँ पे हुआ। इवॉल्व्ड हेयर रिस्टोरेशन में मुझे डॉक्टर संभव उपाध्याय मिले, जिन्होंने मेरे साथ 2-3 बार मीटिंग करी एंड मेरे एक एक डाउट को यहाँ पर, माइन्यूटेस्ट डाउट को यहाँ पर क्लियर करने का काम किया। इनफैक्ट जब मैं इनसे डाउट क्लियर कर रहा था उस टाइम तक मेरा पक्का भी नहीं था कि मैं यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाला हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग मेरे सारे के सारे डाउट्स को थ्रू आउट क्लियर करने का काम कर रहे थे। इनफैक्ट आप यूजुअली डॉक्टर्स के पास जाओ, होता क्या है कि डॉक्टर्स आपको, आप कितने भी पैसे दे दो, आपको 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं देते। लेकिन डॉक्टर संभव से जब मैं मिला इवॉल्व्ड हेयर रिस्टोरेशन में, तो सेकंड मीटिंग में मुझे डॉक्टर संभव ने लगभग 1 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया एंड इस पूरे 1 घंटे में मैं डॉक्टर से क्वेश्चन पूछता रहा जिसका वो मुझे आंसर करते रहे, क्योंकि मेरे दिमाग में तब से ये चीज थी कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में बात करूंगा भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लेकिन किसी को भी सही जवाब यहाँ पर नहीं मिल पाते। कट टू यहाँ पर महीना आया जून, और जून के एंड में हमने फिर से यहाँ पर एक बार मीटिंग करी एंड अपनी डेट्स को फाइनलाइज किया। 25th 26th को मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसीजर कराया। अब मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सब कुछ होता है, कितनी पेन यहाँ पर होती है। अब देखो, मेरी स्ट्रगल ना बालों के साथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड मैं जिस दिन हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा था मैं नर्वस से ज्यादा खुश था उस दिन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं इन सब प्रॉब्लम से, कि बाल मुझे सेट करने पड़ते हैं, मुझे कैमोफ्लेज करना पड़ता है, अपने बॉल्डनेस को ढकने का काम करना पड़ता है, इन सब से मुझे छुटकारा मिलने वाला है। एक काफी ज्यादा इमोशनल बैगेज हो गया था मेरे साथ इन सब चीजों का एंड इसके बाद जब मैं यहाँ जा रहा था तो मैं नर्वस से ज्यादा एक्चुअली में खुश था, एक्साइटेड था इसको लेकर के। बट एक्साइटमेंट जितनी भी हो, जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर्स ने फिर से मेरे साथ एक मीटिंग करी, मुझे समझाया कि हम क्या क्या करने वाले हैं एंड मुझे उस टाइम पे थोड़ी सी नर्वसनेस हिट करने लग गई थी। मैंने डॉक्टर को बताया भी कि मुझे नर्वसनेस हो रही है, तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पर एक बात बोली एंड ये बात काफी एप्ट थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप टेंशन मत लो, जिस तरीके से आप अभी हंस रहे हो ना हमारे से बात करते हुए, उसी तरीके से जब सर्जरी शुरू हो जाएगी उसके बीच में भी आप हमसे बात करते हो हंस रहे होगे। एक्चुअली वही चीज हुई। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट कोई छोटी चीज नहीं होती, ये कराने के लिए ना मतलब बिल्कुल हिम्मत, अपने घर वालों को कन्विंसिंग, सब कुछ यहाँ पर लगाना पड़ता है। लेकिन ये सब करने के बाद जब लोग गलत जगह पर पहुंच जाते हैं ना, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आई वॉज लकी कि मैं यहाँ पर सही जगह पर पहुंचा एंड मेरा प्रोसीजर सही तरीके से हुआ। फर्स्ट डे ऑफ प्रोसीजर, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप थोड़ी देर में हंस रहे होगे, और थोड़ी देर बाद मैं बातें करता रहा डॉक्टर से। डॉक्टर थ्रू आउट मेरे से बात भी करते रहे और हम लोग हंसते भी रहे। साथ में हम लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी भी देख रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में यहाँ पर एक बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ था। यस, इवॉल्व्ड हेयर रिस्टोरेशन में इस तरीके से प्रोसीजर किया जाता है कि आप घबराओ मत, बल्कि आपको कंफर्टेबल यहाँ पर फील कराया जाता है। आप ऑपरेशन थिएटर में आराम से बैठ करके मूवी देख सकते हो जिस टाइम पर आपका हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा हो। वी आर वॉचिंग अ मूवी इन ऑपरेशन थिएटर एंड वी आर जस्ट हैविंग फन। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ सर्जरी चल रही है। वी आर वॉचिंग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब दूसरा मेरा कंसर्न यहाँ पर ये था कि एनेस्थीसिया से कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, मुझे कैसा लगेगा एनेस्थीसिया लगने के बाद अपने सर में, क्योंकि किसी और बॉडी पार्ट में एनेस्थीसिया लगता है तो फिर भी एक बार को बंदा इतना पैनिक नहीं होता, लेकिन उसको लगता है कि सर में लगेगा तो पता नहीं क्या होगा। बट ऐसा नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे अगर सही जगह से, जैसे मैंने करवाया, अगर आप सही जगह से करवा रहे हो तो सारे सर में नहीं लगाया जाता, सिर्फ पार्ट्स में लगाया जाता है। जैसे कि मेरे सर के पीछे का पार्ट था, वहां पर पहले मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, वहां से एक्सट्रैक्शन किया गया, उसके बाद जहां पर वो बाल इम्प्लांट होने थे वहां पर एनेस्थीसिया दिया गया। इसके बीच में काफी सारे ब्रेक्स भी छोटे छोटे दिए जाते हैं, इनफैक्ट लंच ब्रेक भी इसके बीच में होता है। 2 दिन मेरी सर्जरी चली है, दोनों दिन लगभग 7-7 घंटे सर्जरी यहाँ पर चली होगी, लेकिन बीच बीच में जो ब्रेक्स थे उनकी वजह से ये इतनी ज्यादा हेक्टिक मुझे फील नहीं हो रही थी। एंड हर स्टेप से पहले डॉक्टर मुझे बताने का काम कर रहे थे कि अब वो एनेस्थीसिया लगाने वाले हैं, या फिर अब वो एक्सट्रैक्शन शुरू करने वाले हैं, या अब वो इम्प्लांट करने वाले हैं शुरू। हर चीज से पहले डॉक्टर मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस में ले रहे थे, जो कि मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लाइफ में मेरे 2 बार और भी पहले ऑपरेशन हो चुके हैं, बालों के नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट के नहीं, किसी और चीज के ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन ऐसा स्मूथ ऑपरेशन या फिर डॉक्टर का इतना ज्यादा ओपन होना, इतने सही तरीके से कम्युनिकेट करना, हर चीज के लिए प्रिपेयर करना यहाँ पर पेशेंट को, ये मैंने यहाँ पर पहली बार ही होता हुआ देखा। मेरे दोनों दिन के प्रोसीजर में टोटल मिलाकर 7800 फॉलिकल्स थे, जो कि पीछे मेरे सेफ डोनर एरिया से और आगे स्कैल्प के ऊपर शिफ्ट करे गए। और उसके बाद का रिजल्ट आप यहाँ पर देख ही सकते हो। मेरी हेयर लाइन तो पूरी की पूरी यहाँ पर रिस्टोर हो ही चुकी है, लेकिन हेयर लाइन के अलावा पीछे का जो एरिया है उसमें भी आपको यहाँ पर बाल देखने को मिल जाएंगे। अब जिनको ये प्रॉब्लम एक्चुअली में है वो बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे हेयर ट्रांसप्लांट के
एंड सब में आपको देखने को मिलता होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, सर में खून हो गया एकदम से। बट यहाँ पर जो प्रोसीजर और जो इक्विपमेंट्स इनके पास हैं वो आपको यहाँ पर मिनिमम पेन और मिनिमम ब्लड देते हैं। मतलब जब मेरा इम्प्लांट हुआ यहाँ पर से, मैंने उठ के अपने आप को देखा तो स्कैल्प के ऊपर कोई ब्लड था ही नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्लड होगा पूरे स्कैल्प के ऊपर, बट कोई ब्लड नहीं था। इनफैक्ट जब ट्रांसप्लांट हो गया तो जिनके ब्लड आता है जिन प्रोसीजर्स से, उनकी पपड़ी भी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत भयंकर लेवल की पपड़ी बन जाएगी मेरे सर के ऊपर, मैं कैमरे के ऊपर आ ही नहीं पाऊंगा बहुत दिन तक। बट जो प्रोसीजर उन्होंने किया उससे पपड़ी भी बहुत ज्यादा नहीं बनी, स्कैब्स कहा जाता है इनको, मिनिमल स्कैब्स थे यहाँ पर, और वो भी बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहे थे देखने में। मैंने जब इनको क्लीन कराया तब मुझे पता चला कि हाँ कुछ था भी यहाँ पे। इसके अलावा इनका जो बाकी का भी स्टाफ था ना, मैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, वो भी इतने ज्यादा हेल्पिंग और काइंड थे कि वो भी मेरी हर जरूरत का यहाँ पर ध्यान रख रहे थे। मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, मैं यहाँ पर कोई रिफ्रेशमेंट लेना चाहता हूँ या फिर नहीं लेना चाहता, या फिर रिफ्रेशमेंट में क्या लेना चाहता हूँ, इन सब चीजों में मेरे को अच्छे तरीके से मेरा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा था। इन शॉर्ट यहाँ पर इवॉल्व्ड हेयर रिस्टोरेशन में जो हॉस्पिटैलिटी थी वो भी डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, ये लोग इतने ज्यादा फ्रेंडली थे, मतलब जो नर्सेस थे ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर्स और जितना भी स्टाफ था इतना ज्यादा फ्रेंडली था कि मेरी सॉर्ट ऑफ वन साइडेड फ्रेंडशिप हो गई थी उन लोगों से। मतलब वो लोग मुझे दोस्त मान रहे हो ना मान रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द प्रोसीजर मैं उनको अपना दोस्त यहाँ पर मान चुका था। अब देखो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर मेरा यहाँ पर पूरा हो चुका है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के जो प्रॉपर रिजल्ट है उसको 6 महीने तक लग जाते हैं यहाँ पर आने में। 6 महीने से और कहते हैं 9 या 12 महीने तक पूरे रिजल्ट्स यहाँ पर सामने आते हैं। तो ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको ये नजर आ जाएगा कि इतने फॉलिकल्स यहाँ पर प्लेस हो चुके हैं, हेयर लाइन इस तरीके से आर्टिस्टिक वे में डॉक्टर ने हमारे बना दी है। लेकिन प्रॉपर जो रिजल्ट्स है वो देखने में हमारे को यहाँ पर कम से कम 6 महीने जरूर लगेंगे। इनफैक्ट इस 6 महीने में एक बार हेयर शेडिंग फेज भी आएगा। मतलब होता है यहाँ पर क्या है कि हेयर फॉलिकल पीछे से आगे लगा दिया गया है, लेकिन हेयर फॉलिकल में जो पुराना बाल होता है, ट्रंक जो है, एक बार वो खाली होती है और उसके बाद दोबारा एक नए हेयर की साइकिल शुरू होती है यहाँ पर, जिसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अब ये फॉलिकल के अंदर जो न्यू हेयर आने का प्रोसेस है ये एक एक करके इन सारे फॉलिकल्स के अंदर होगा, एंड उसके बाद ही मुझे अपने एक्चुअल रिजल्ट्स यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर सारी बात की बॉटम लाइन सिर्फ इतनी सी है कि हेयर ट्रांसप्लांट हाँ एक इंक्लूसिव पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन अगर आप सही जगह से करवाओ, जैसे कि मैंने इवॉल्व्ड हेयर रिस्टोरेशन से कराया, तो ये पूरा प्रोसीजर आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगता है। कोई मेजर पेन्स आपको यहाँ पर नहीं होती, बहुत ही मिनिमल पेन होती है, बहुत ही छुट्टू पुट्टू सी पेन्स होती हैं, ज्यादा टेंशन लेने की इन शॉर्ट जरूरत नहीं पड़ती अगर सही जगह से इसको कराया जाए। लेकिन मार्केट में इस टाइम पर इतनी सारी दुकानें खुल चुकी हैं हेयर रिस्टोरेशन के नाम पर या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर कि लोग बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड शुरुआत में तो आपको और जगहों पर भी ये बोलेंगे कि हाँ डॉक्टर करेंगे, लेकिन मैंने खुद ऐसे लोगों से बात करी, पेशेंट्स से, जिन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर्स ने कहा था कि वो करेंगे, लेकिन बाद में सुपरविजन में करा गया पूरा का पूरा प्रोसेस। अब इन सब बातों की बॉटम लाइन एक तरीके से है कि अगर आपको करवाना है तो इसमें बहुत ज्यादा वेट मत करो, और अगर आप करवाना चाहते हो तो सही जगह से ही करवाना। बाकी बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करके और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया मैंने कहाँ से करवाया, उनकी डिटेल्स मैं दे दूं। तो इवॉल्व्ड हेयर रिस्टोरेशन, इनकी डिटेल्स मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। बस आपको इतनी सी एडवाइस देना चाहूंगा कि मेरी तरह उन लोगों से जाके वन साइडेड फ्रेंडशिप मत कर लेना, नहीं तो आपका दिल भी यहाँ पर टूट सकता है।